मित्रों, आज एक बहुत संवेदनशील और गंभीर मुद्दे की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इंडी गठबंधन के आचरण की उच्छृंखलता और उद्दंडता तो हम सब देख ही रहे थे। अब उनसे जुड़े हुए लोगों की अपराध में संलिप्तता भी पूरा देश देख रहा है। और यहां सिर्फ अपराध की संलिप्तता नहीं है, बल्कि अपराध करने की उनकी हिम्मत और हिमाकत और उसके बाद उसे संरक्षण देने की इंडी गठबंधन के दलों की सियासत, यह भी बड़े दुखी और भारी मन से यह देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हम सब ने देखा कि समाजवादी पार्टी के एक नेता मोहित खान के ऊपर किस प्रकार नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगा, और उसके ऊपर हमने यह देखा कि संवेदनशीलता तो छोड़िए, किस निर्लज्जता के साथ उसके ऊपर राजनीति की गई। उसके बाद आपने देखा कि कन्नौज में एक बार फिर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता के ऊपर पुनः एक बार नाबालिग लड़की के साथ ही बलात्कार और बलात्कार के प्रयास का इतना गंभीर आरोप लगा है। विषय अपराध एक तरफ है, परंतु अपराध के प्रति संवेदनहीनता उससे ज्यादा बड़ा गंभीर विषय है। कन्नौज के इस प्रकरण के ऊपर पहले समाजवादी पार्टी का यह कहना कि उससे हमारा ऐसा संबंध है, वैसा संबंध है नहीं है। जहां तक अखिलेश यादव जी की उनकी संवेदना की चिट्ठी तक अवेलेबल है, और उससे अधिक गंभीर बात है कि समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है, उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है, उसको वो दर्शाता है। हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक दौर में समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था, 2 लड़कियां जिनके साथ बलात्कार हुआ था उन्हें न्याय नहीं मिला था, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बावजूद एक ऐसा असंवेदनहीन बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुख की बात यह है कि इस प्रकार के विषय पर, जहां नाबालिग बच्चियों के साथ इस प्रकार के दुष्कर्म का आरोप हो, वहां पर ईमानदारी से, क्योंकि हम यह मानते हैं कि अपराध और अपराधी को जात पात, पंथ, मजहब और राजनीतिक दल के तराजू पर नहीं तौलना चाहिए, उसे सिर्फ अपराधी देखना चाहिए। परंतु उसके बावजूद बजाय संवेदनशीलता के अनेक प्रकार की मांगे की जा रही हैं। कोई डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है, कोई कुछ। तो मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है। अपराध और अपराधियों का सहज साथ, यह पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। और समाजवादी पार्टी का असली डीएनए, मैं समाजवादी पार्टी के ही बहुत पुराने समाजवादी नेता हुए और शायर हुए अदम गोंडवी,
जिनकी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, और ये मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी में आए हुए आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद होने पर दुखी होकर लिखा था कि यह समाजवादी आंदोलन कहां पहुंच गया। उन्होंने यह लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यूं विधायक निवास में। और आगे उनकी लाइन है, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, उनकी लाइन है, मेरी नहीं। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी के ही एक समाजवादी नेता के दिल का दर्द आज की समाजवादी पार्टी के असली डीएनए यानी राजनैतिक डीएनए को बताने के लिए पर्याप्त। दूसरी, उससे भी अधिक दुखद, जघन्य और दुर्दांत घटना जो कि पश्चिम बंगाल में हुई, और दुख की बात यह है कि वहां पर इससे भी अधिक विभत्स तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का जो प्रयास किया जा रहा है वो और भी अधिक दुख देने वाला है। जिस प्रकार से वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया, इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है, और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हो रहे किसी भी जांच के ऊपर बहुत गहरे शक की दीवार खड़ी कर देती है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है, और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब मांग की जा रही है कि सीबीआई को वह जांच दे दी जाए, तो आप यह कह रही हैं कि इतने दिनों तक यदि यह ना हो सका तब सीबीआई की बात करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है। यह इतने दिन की मोहलत किस प्रकार के मैनिपुलेशन के लिए दी जा रही है क्या? क्योंकि संदेश खाली में भी हम लोग यह विषय देख चुके हैं। यदि आपका दिल ईमानदारी से इस विषय पर जांच कराना चाहता है तो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी को त्वरित जांच क्यों नहीं स्थानांतरित की जा रही है? वाई इमीडिएटली द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू द हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऑफ द कंट्री। अब मेरा तीसरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। ये इंडी गठबंधन के सभी लोग जिस ढंग से एक दूसरे से मिले हुए हैं, कहां गई प्रियंका गांधी जी जो कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, उनके होठ सिले हुए हैं अयोध्या कन्नौज से लेकर कोलकाता तक। राहुल गांधी जी जो कहते थे कि मोहब्बत की दुकान, तो मुझे लग रहा है कि उनकी दुकान में, उनकी उस सियासी दुकान में मोहब्बत अपराधियों के लिए है, मोहब्बत आतंक के आरोपियों के लिए है, मोहब्बत भ्रष्टाचारियों के लिए है, मोहब्बत दंगाइयों के लिए है और मोहब्बत बलात्कारियों के लिए है। अगर एक शब्द में कहें तो ये इंडी गठबंधन के सभी दल एक दूसरे के अपराध को कवर करने के लिए, जिसे हम लोग एक भाषा में कहते हैं ना, कवर फायर। सो दीज पार्टीज आर प्रोवाइडिंग अ क्राइम कवर टू म्यूचुअल क्रिमिनल एलिमेंट्स, यानी एक दूसरे के आपराधिक तत्वों को एक प्रकार का पॉलिटिकल क्राइम कवर देने का प्रयास कर रहे हैं। हम पुनः यह कहना चाहेंगे कि आप विपक्ष में हो या सत्ता में हो, हम विपक्ष में रहें या सत्ता में रहें, इस प्रकार के विषयों के ऊपर संवेदनशीलता से बात होनी चाहिए, राजनीति के हिसाब से नहीं। और इस तरह के विषय के ऊपर दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार किया जाना चाहिए और अपराधियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण, उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास अथवा उन्हें मोहलत देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। प्रश्न सादर आमंत्रित हैं संजय शर्मा। तो
यही तो हमारा सवाल है, ये इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है? जिस ढंग का आचरण रहा है कि आपने प्रिंसिपल को वहां से हटाया और इमीडिएटली दूसरी जगह बनाया, तो उससे तो शक होता है कि यह मोहलत किसी मैनिपुलेशन को ध्यान में रखकर तो नहीं दी जा रही है। और कोई प्रश्न? ठाकुर रविंद्र सिंह, रुक जाइए भाई साहब। ठाकुर रविंद्र सिंह, जी न्यूज। इस विषय के ऊपर पहले पूछ लें। रविकांत राय, टाइम्स नव भारत। घटना हुई है उसमें ये भी पता चला है कि ये व्यक्ति जो है अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के चुनाव कैंपेन में उनके साथ था और सबसे करीबी व्यक्ति सांसद प्रतिनिधि माना जाता है। देखिए, जानकारी तो ये है पब्लिक डोमेन में कि वो डिम्पल यादव जी के सांसद प्रतिनिधि भी रहे हैं। उनके परिवार में संभवतः किसी शोक के अवसर के ऊपर अखिलेश यादव जी का बाकायदा संवेदना का लिखित पत्र भी है। तो मानी हुई बात है उनकी पार्टी से संबंधित रहे होंगे तभी कोई पत्र लिखे, या फिर समाज का कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। तो मुझे लगता है कि अब इसमें बचाव की गुंजाइश नहीं है और समाजवादी पार्टी को यह साफ समझ लेना चाहिए। और देखिए, इन दोनों में कैसी आपस में, इन सारी पार्टियों में अपराधियों के संरक्षण को लेकर मिलीभगत होती है। आप याद करिए कि मरहूम मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे और जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो कहते थे मैं पंजाब की जेल में रहना चाहता हूं, यूपी की जेल में नहीं। यानी पंजाब सरकार के दामने रहमत में वो अपने को महफूज महसूस करते थे। तो इससे समझ में आता है कि अपराधियों को लेकर इन दोनों दलों के बीच में, कांग्रेस और सपा, इन दोनों लड़कों के बीच में कैसी दुरभिसंधि है। ठाकुर साहब। सर, फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मैंने जवाहरलाल नेहरू से मनमोहन सिंह जी तक का प्राइम मिनिस्टर देखा, लेकिन आज के जो प्राइम मिनिस्टर है ये हिंदुस्तान को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पर। ये पहले ऐसा कभी नहीं था, ये शैतानी दौर है। मुझे लगता है कि फारूक साहब इस समय भारत के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। वो अगर अपने मुंह से बोलें कि मैंने नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह तक का समय देखा है, तो नेहरू जी की अध्यक्षता में तो भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इससे ज्यादा हास्यास्पद, आधारहीन और तर्कहीन बयान ही नहीं हो सकता कि नेहरू जो अंतरिम सरकार का नेतृत्व 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत उन्होंने स्वीकार किया था। और फारूक साहब के सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं कि भारत विभाजन का प्रस्ताव 4 जून 1947 को पारित हुआ, जिस समय अंतरिम सरकार का नेतृत्व खुद जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और कश्मीर के जो 2 हिस्से गए वो भी उन्हीं के जमाने में गए। फैक्ट यह है कि आज का दौर इस देश के प्रति दुर्भावना रखने वाले जो शैतानी ताकतें हैं उनके लिए खौफ का दौर है। यतीन्द्र शर्मा। एक अलग से सवाल है, राहुल गांधी और मोदी सरकार में शेयर मार्केट की जो तस्वीर को लेकर आशंका जता रहे हैं, उनका जो रिकॉर्ड सामने है 5 महीने में 46.5 लाख रुपए से ज्यादा उनको प्रॉफिट हुआ। मोहब्बत की दुकान में सोरोस आ गया। देखिए, मोहब्बत की दुकान में मुनाफा भी हो रहा है और उसके बाद भी कोहराम भी मचाया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर एक गंभीर बात, देखिए कांग्रेस ने कितने सिस्टमेटिक तरीके से भारत में अराजकता फैलाने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने आरोप किस पे लगाया था? एलआईसी पे। भारत के आम आदमी का सबसे ज्यादा पैसा इंश्योरेंस में किस में लगा है? एलआईसी। तो उन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई। फैक्ट क्या है? एलआईसी ने पिछले तिमाही में 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, जो एलआईसी का ऑल टाइम है। दूसरा उन्होंने किस पे आरोप लगाया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत के लोगों के सबसे ज्यादा खाते अगर किसी एक बैंक में है, भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक, उन्होंने कहा स्टेट बैंक बर्बाद हो गया है। पिछली और उससे पिछली वाली तिमाही में 21,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो एसबीआई का ऑल टाइम हाई नहीं है। भारत के सारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स को मिला के ऑल टाइम हाई है, मतलब रिलायंस से ज्यादा प्रॉफिट एसबीआई ने दर्ज किया है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? एचएएल। एचएएल क्या है? भारत का सबसे बड़ा डिफेंस का पीएसयू है और मोदी जी की सरकार में आने के बाद भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में सबसे आगे एचएएल है। उन्होंने कहा एचएएल बर्बाद हो गया है। ये सिर्फ 1.5 साल पहले की बातें हैं। 2023-24 एचएएल का रेवेन्यू 29,000 करोड़ रुपीस है, जो ऑल टाइम हाई है, और 80,000 करोड़ का उनका पाइपलाइन में है। उसके बाद अब सेबी के ऊपर अटैक। तो हमें साफ समझ में आता है कि भारत के
हर उस आर्थिक संस्थान के ऊपर आक्रमण है जिसके की द्वारा भारत की आर्थिक शक्ति और आर्थिक संपन्नता उभर कर सामने आती है। और उसके बाद आप याद करिए, चुनाव में क्या वादा किया था कि हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे। कितने परिवार हैं? 140 करोड़ की जनसंख्या, 4.5 पर्सन पर फैमिली है, 4.5 से डिवाइड करिए, 31 करोड़ के आसपास आएगा। और अभी बजट आया, हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट कितना है? 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ से कम भारत सरकार की आमदनी है। और कहते थे 31 करोड़ परिवारों में लगभग सभी को 1-1 लाख दे देंगे, यानी 31 लाख करोड़ रुपया बांट देंगे। और बहुत से गरीब और कम शिक्षित लोगों को वो भरवाने में सफल हो गए। ये साफ बात देख लीजिए कि ये आर्थिक अराजकता फैलाने का लक्ष्य है कि नहीं। और साथ में कौन? मैं कांग्रेस से पुनः ये बात जो कह चुका हूं रिपीट करना चाहता हूं, हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ आप क्यों खड़े रहते हैं? आज से 40 साल पहले यूनियन कार्बाइड के साथ 84 में कांग्रेस खड़ी थी, बोफोर्स के साथ 87 में कांग्रेस खड़ी थी, हॉविट्जर के साथ कांग्रेस खड़ी थी, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कांग्रेस खड़ी थी, हिंडनबर्ग के साथ कांग्रेस खड़ी है, बीबीसी के साथ कांग्रेस खड़ी थी। जॉर्ज सोरस का सुर और कांग्रेस का सुर बिल्कुल एक है। वो भी कहता है मोदी को हटाना है हर कीमत पे, और इनका भी कहना है मोदी को हटाना है। और जितने भी आरोपी विदेश में भ्रष्टाचार के आते हैं वो कांग्रेस के ही प्रथम परिवार से कनेक्टेड क्यों आ जाते हैं? चाहे वो वॉरेन एंडरसन हो, टोबियो कॉर्त्रोची हो, ग्वाइडो हेस्के हो, क्रिश्चियन मिशेल हो। तो मैं कहना चाहता हूं ये विदेशी कंपनियों से कौन सा याराना है कि भारत के हर आर्थिक संस्थान के ऊपर कांग्रेस का निशाना है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.